प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके लिए बहुत कुछ है। आपको एक्सप्रेसो किचन में भी लेकर जाएंगे, अपने चैंपियन मैराथन रनर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेजेंड को ट्रिब्यूट भी देंगे, टॉप ऑफ द आवर। लेकिन बात करते हैं ईरान में महंगाई और मुआशी बहरान के खिलाफ एहतजाज की, जो कि शिद्दत इख्तियार कर गया और पुरतशद्दुद मुजाहिरों ने मुख्तलिफ शहरों को अपनी लपेट में ले लिया और कहा यही जा रहा है कि ईरान में मुजाहिरों में कमी देखने में आ रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एहतजाज मुल्क के टोटल जो 31 सूबे हैं, तमाम सूबों में फैल चुका है और 2500 से जायद अफराद गिरफ्तार किए गए। तेहरान के करीब 100 मुसल्लह फसादी जो है उन्हें हिरासत में लिया गया। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान पर मुमकिना फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग जो है वो दी जा चुकी है और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रंप इंतजामिया तेहरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों समेत जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उन पर संजीदगी से अब गौर कर रही है। ताहम जो हतमी फैसला है वो अभी तक नहीं किया गया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में मुजाहिरों की हिमायत और ईरानी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उन पर वो गौर कर रहे हैं, जिनमें साइबर और मालूमाती कार्रवाइयाँ वो भी शामिल हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता किया, जिसमें ईरान, गजा और जो शाम की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया और अमरीकी ओहदेदारान का यह कहना है कि तमाम ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। बिल्कुल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कौम से खिताब में कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, मगर बेगुनाहों का कत्ल और जलाओ घिराव नाकाबिल कबूल है। अमरीका और इसराइल फसादात पर उकसा रहे हैं, नौजवान फसादियों के झांसे में न आए। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि किसी भी अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीका और इसराइल ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने अमरीका और इसराइल को खबरदार किया कि किसी भी हमले की सूरत में भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान से मुतल्लिक ताकत के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर है। फौज इस मामले को देख रही है। ईरान जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करना चाहता है। कल ही उन्होंने राब्ता किया है, मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। तेहरान हमारी डेडलाइन अबूर कर रहा है। ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। ईरान में इंटरनेट बहाली के लिए इलॉन मस्क से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। इस पर बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सफीर मौजूद हैं, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर आपके तमाम सामी नाज़रीन को भी। और आज की सुबह आपने जो अभी बयानिया दिया है, यकीनन इस बयानिए से वतन अजीज के लोग और खास तौर पे नौजवान मिल्लत वो कुछ फिक्रमंद भी होंगे। तो आइए फिर उस पर कोई थोड़ी सी बातचीत आप बिल्कुल डॉक्टर साहब करनी चाहिए, कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि ईरान में जो मुजाहरे हो रहे हैं और अमरीकी धमकियां कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी हाँ, ईरान में मुजाहरे, अमरीकी धमकियां, इनके एक दूसरे से मुबासलत है। अमरीकी धमकियां ऐसे नहीं दी जा रही हैं। अमरीकी धमकियां देने के पीछे जो ईरान में पहले काम हुआ है, और वैसे तो अगर आप माजी करीब में जाएं तो कई सालों से मसाद के एजेंट्स और साथ साथ CIA के एजेंट्स माशरे में रचाए बसाए गए हैं। और अब जब ये नौबत आई है, एक क्रैक जब उसमें महसूस हुआ है ईरान में महंगाई की वजह से, महंगाई तो पहले भी थी। 2019 में जब गैसोलीन की प्राइस बढ़ी ईरान में, तो उस वक्त भी लोग सड़कों पे निकल आए। 29 सूबों में इस वक्त भी हंगामे हुए। उस वक्त ईरानी हुकूमत ज्यादा सख्त थी। इस मरतबा ईरानी हुकूमत, उनके सुप्रीम लीडर ने कह दिया है कि जो इकोनॉमिक प्रोटेस्ट है उस पर आप कुछ ना करें। इसीलिए आपने देखा कि तकरीबन 100 से ज्यादा वहाँ के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अफराद जो है वो जहाँ बहक हुए हैं। तो उसी लिहाज से जहाँ तक सिविलियंस का ताल्लुक है, क्योंकि पूरा इंटरनेट बिल्कुल अंधेरा है वहाँ, टोटल ब्लैकआउट है, लिहाजा वहाँ की इतलात नहीं मिल रही है। लेकिन कई सोर्सेज से पता पड़ रहा है कि ये अब तकरीबन 100 से ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर इसका मवाजना किया जाए 2019 के इसी किस्म के मूवमेंट से और 2022 के जो वुमेन फ्रीडम थी उसके लिहाज से, तो ये अभी कैजुअलिटीज उससे भी कम है। लेकिन हुकूमत इस दफा कोशिश कर रही है कि इसको जरा एहतियात से हैंडल करे। उसकी वजह मैंने बता दी कि मसाद के एजेंट्स, CIA के एजेंट्स, अमेरिका की तैयारी, इजराइल की दरीना ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश कि किस तरह ईरान पर दोबारा हमला किया जाए, और उन तमाम को अगर जहन में रख के और फिर इस चीज पर बात की जाए। और एक और सबसे बड़ी बात इसमें मैं बता दूं, जो तारीख बताती है कि अमेरिका की जब भी इकोनॉमी मुतज़लज़ल हुई है तो अमेरिका ने कोई ना कोई जंग छेड़ दी है। और ये
इसका आपको मिलेगा तकरीबन 1898 से, जब उन्होंने स्पेनिश जंग शुरू कर दी थी, जब उनकी इकोनॉमी बिल्कुल हो रही थी, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही थी। इसी तरीके आप तफसील कहेंगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपका टॉपिक ईरान है, तो गल्फ वॉर भी इसी तरह 1999 में दैट्स द रीजन जिसकी वजह से ये धमकियां लगाई जा रही हैं और ये सारा कुछ किया जा रहा है कि ये ट्रेड जो है वो सारी यूएस डॉलर में हो सके? देखिए, इस चीज को बयान करने के लिए हमें पहले ये अपने नाजरीन को बताना पड़ेगा कि हम जब भी कोई जियो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं या जियो पॉलिटिकल तगय्युरात लाए जाते हैं, तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। और यस, इन माय एनालिसिस दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो इकोनॉमी की बात की है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात की भी अगर बात करें, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ यूएस की हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद है। जब अच्छा, अब इसके पीछे क्या बात है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक कवि और कुव्वत वाला मुल्क है, उसकी आर्मी की अपनी बजट 91 बिलियन अभी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि अब 1.5 ट्रिलियन यानी ऑलमोस्ट डबल वो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो खौफ है कि चाइना और रशिया मिलके कहीं हमारे बराबर ना आ जाएं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अगले 4-5 साल में, 6 साल में चाइना रशिया के साथ मिलके अमेरिका के बराबर अपनी अस्करी कुव्वत ले आएगा। इकोनॉमिकली तो चाइना कहीं आगे निकल गया है। 2010 से तकरीबन सबसे बड़ा दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, 2013 से सबसे बड़ा ट्रेड कंट्री है चाइना, और बहुत सारे मामलात में। तो इसकी वजह, और तीसरी जियोपॉलिटिकल जो इस वक्त तनाजुर में ईरान इस पूरे खित्ते में जो है वही ऐसा मुल्क है जो कि इजराइल के खिलाफ खड़ा होता है। इजराइल ने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, सीरिया के बसर अल-अशद और उनकी मलेशिया, इसी तरह इराक, इनको तो खत्म कर दिया। तकरीबन उनकी अभी बहुत बज़मरात थोड़े से रह गए हैं। तो अब चाहते हैं कि ईरान दोबारा उनको कहीं दबाम ना बख्श दे और दोबारा कहीं वो मलेशिया न करे। इसीलिए इजराइल अपने, क्योंकि 9 ममालिक को तो पहले वो हमला कर चुका है ना, एक छोटा खतरा उसके सामने ईरान अगर खड़ा होता है, कोई शख्स इजराइल के सामने खड़ा हो, कोई मुल्क खड़ा हो, तो वो चाहेगा कि उसको न्यूट्रलाइज करे। तो ये तो उसका पस मंजर रहा। अब आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं उस पर बहुत एग्रेसिवली चल रहे हैं, और जो चाइना और रशिया है ये पसे पुष्ट और थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। पहले ये काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे थे जब शाम में खाना जंगी हो रही थी, और हमने देखा जो यूक्रेन की सूरत हाल थी उसमें बहुत एग्रेसिव थे वो, और हमें डोमिनेंट नजर आ रहे थे। इस वक्त हमें अमेरिका पूरी तरह से डोमिनेंट नजर आ रहा है, कहीं पर भी वो जो है कोई माफी नहीं है। वेनेजुएला देख लें, ईरान देख लें, क्या लग रहा है आपको, वो पसे पुष्ट क्यों गए हैं, और यहां पर अमेरिका जो है वो कितनी कामयाबी से अपनी चीजें मनवा पा रहा है? चलिए, आपके टाइम के तनाजुर में इसको मैं चीदा बातें बता देता हूं, और उसके बाद फिर ईरान पे आपके नाजरीन शायद चाहेंगे। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि चाइना और यूएस का अपना भी तो इंटरेस्ट है ना अपने अपने रीजन में। और चाइना का इस वक्त इंटरेस्ट ये है कि वो अपने खित्ते में मजबूती अख्तियार करे और अपनी इकोनॉमी को, BRI को, उसमें किसी किस्म की कोई ठेस ना पहुंचने दे। और उसमें कॉम्प्रोमाइजेस चाइना कर रहा है। यकीनन उसने वेनेजुएला में कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा ऑयल का खरीदार था और उसने उस पर कुछ नहीं किया, उस पर नुक्ताचीनी भी हो रही है। रशिया का जहां तक ताल्लुक है, और हाँ, चाइना को एक और चीज इसमें फायदा होगा, जब चाहे वो अब ताइवान को इसी तरह अपने में शामिल कर ले, उसके लिए 2 मिनट का काम है। एक सामने उसके खड़ा था सिर्फ अमेरिका और फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो जब ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी तो चाइना ताइवान को ले ले। रशिया ने पहले ही 20% अपना यूक्रेन को ले लिया है, बाकी जितना वो चाहे वो कब्जा कर ले। तो वो अपने रीजन में अपने अपने मामलात को मजबूत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें और अपने आप को दुनिया का, जो कि हकीकत यही है कि अस्करी कुव्वत सबसे बड़ी है, लिहाजा वो दुनिया का मजबूत तरीन सदर, मजबूत तरीन मुल्क का कहा जा सकता है इकोनॉमी के अलावा इस वक्त। तो उससे वो एग्रेसिवनेस आपको नजर आती है। और इस वक्त उन्होंने कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि हम ग्रीनलैंड को भी, क्यूबा के लिए उन्होंने कल बयान दे दिया है। ईरान तो 2 इसमें तनाजुर हैं। एक तो ये है कि इजराइल के तनाजुर में और अमेरिका के तनाजुर में इस वक्त ईरान ही सिर्फ एक ऐसा मुल्क है जो मज़ाहमत किसी लिहाज से दे सकता है। और उसका बयन सबूत ये है
कि ईरान के सपह सालार ने और ईरान के स्पीकर ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम इसको आपको इस दफा आपके सारे इंटरेस्ट जितने भी हैं उसको हम एंगेज कर सकते हैं। 500 जो खैबर 500 मिसाइल जो है वो उसकी 2000 रेंज है, वो 2000 के करीब वो तैयार किए बैठे हैं। चाइना उनको खूब सप्लाई दे रहा है, दिन रात उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं मिसाइल्स की। तो लिहाजा वो वेनेजुएला वाला मामला नहीं होगा कि बस 1 घंटे में सारे फारिग हो गए। यहाँ खित्ते में भूचाल आ जाएगा, पाकिस्तान को भी उसके मजबरात भुगतने अच्छा, मैं पड़ेंगे। यही आ रही थी डॉक्टर साहब, मैं यही आ रही थी कि डेफिनेटली हमसाया मुल्क में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि हम तो हमेशा से अमन के दाई रहे हैं, हमने हमेशा भारत को भी इस चीज़ की तलकीन की है और हमने हमेशा पहल नहीं की है इस तरह के किसी भी मामलात में। लेकिन जो मज़ा हमने चखाया में वो अभी तक याद है भारत को। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो हम उनके साथ भी इसी तरह से बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन वो उस चीज़ की तरफ नहीं आ रहे थे डेफिनेटली। फिर उसके बाद ही उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया गया। तो अभी की जो सूरत हाल है, अगर मजीद वर्स होती है ईरान में, पाकिस्तान किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि ये काफी दुश्वार होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ा एज है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को मार्का हक के बाद जो उड़ान मिली है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को और पाकिस्तान का जो इमेज बढ़ा है उसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान को सीरियसली लेती है। और पाकिस्तान अगर मीडिएशन की बात आए ईरान के साथ, लेकिन मीडिएशन किस बात पर की जाए, क्योंकि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है इजराइल का और अमेरिका का, और अमेरिका कहता है कि इजराइल इज अमेरिका और अमेरिका इज इजराइल, तो इतना ज्यादा उनका एपेक की वजह से गठजोड़ है, तो जिसकी वजह से मालूम होता है कि नेगोशिएशन से बात ये आगे चली गई है। वो चाहते क्या है ईरान से कहते हैं कि भाई रिजीम चेंज कर दें। जाहिर है ईरानियन अपने रिजीम तो नहीं चेंज करेगा, हालांकि रिजीम चेंज करने के लिए दर्जनों ऐसी मिसालें अमेरिका ने पहले की हुई हैं। लेकिन रहा सवाल कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो कि मीडिएशन के लिए सबसे फाल हो सकता है अगर अमेरिका चाहे इसमें। तो अब देखना यह है कि अमेरिका इस मौके से कितना ज्यादा हाथ धोना चाहता है, कितना ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। ख्याल यही है कि वो फायदा उठाना चाहेगा, या रिजीम अगर वो आयतुल्लाह खमैनी और ये रिजीम खुद रिजाइन करके चले जाए, जो कि नामुमकिन है। इस तरह तो कोई मुल्क भी किसी को धमकी दी जाए तो उसका रिजीम के लिए कहा जाए कि आप चले जाएं घर वापस। तो इसलिए जरा ये थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मामला होते जा रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्ट इजराइल का जो है ये सदियों से है। 1897 से इसकी हिस्ट्री जाती है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट उसी वक्त मुमकिन है कि उसको किसी किस्म की कोई मज़ाहमत न मिले इस पूरे खित्ते से, तो वो मज़ाहमत को अपने आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रलाइज कर रहा है। और उसके बाद आपने देखे सोमालीलैंड में क्या किया, सोमालीलैंड में उसको इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल करने जा रहा है, अपना बेस बनाने जा रहा है। इसी तरह वहां से हौथियों को न्यूट्रलाइज करना चाह रहा है। और बाय द वे हौथियों के कमांडर ने कह दिया है कि अगर इजराइल पे हमला किया तो हम भी इधर से सपोर्ट करेंगे ईरान को, और गाजा पर भी। तो एक भूचाली सी कैफियत सी हो जाएगी। और जी, और पाकिस्तान को उसके लिए, मैंने अपना आर्टिकल लिखा है जो कल ही छपा है, उस पाकिस्तान को उसके लिए बिल्कुल 24/7 बेसिस पे तैयार रहना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल ठीक है, सोमालीलैंड की जो बात है वहां पर ना सिर्फ हूसियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अगर वहां बेस बन जाती है तो फिर वो सऊदी अरब के भी बहुत करीब आ जाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमने देखा ही है इस वक्त जो एग्रेसर्स हैं अमेरिका किसी तरह से बैक ऑफ नहीं कर रहे हैं, मुसलसल चलते चले आ रहे हैं। और उसकी एक मेजर जो वजह है वो ये है कि जो ये ट्रेड रूट्स हैं इस पर ये हमेशा से काबिज रहे हैं। जो ट्रेड होती रही है वो डॉलर में होती रही है, इसकी वजह से डी डॉलराइजेशन की वजह से अब जो है उस ट्रेड पर जो है गिरफ्त कम होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। पहले आपने वेनेजुएला में देखा, वहां के रिसोर्सेज आप जानते हैं, फिर आप ईरान की को देखें कि स्पेसिफिकली ये वही कंट्रीज हैं जहां पर बहुत खपत मौजूद है तेल की। तो यहां पर एग्रेसर्स बैक ऑफ नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। ब्रेक पर जाएंगे।